औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर में आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। ये हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें एक ही वीडियो में हमने कंक्लूड किए हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? सबसे पहले डिफ्यूजन को समझना है क्या है। डिफ्यूजन हम कहते हैं कि कोई दो चीज़ें स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएं, हम उनको मिक्स ना करें, खुद ब खुद वो मिक्स हो जाएं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये भी हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जा रहा है खुद ब खुद, तो इसको भी हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कह सकते हैं कि कोई चीज़ एक जगह पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे खुद ब खुद जा रही है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है। तो सॉलिड जो है ना, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। यानी आपने देखोगे सॉलिड यहाँ पे भी रख दें, वो खुद ब खुद मिक्स अप नहीं होते। यानी आप इवन रेत और बजरी को आपस में रख दें, तो जब तक आप उसको खुद मिक्स नहीं करेंगे वो खुद मिक्स नहीं होगी, ठीक है। यानी आप मिक्स नहीं करेंगे तो वो खुद ब खुद कभी भी मिक्स नहीं होने लगी। तो सॉलिड्स में ये फिनोमेना ना होने के बराबर बल्कि है ही नहीं। उसके बाद लिक्विड्स में आपने देखा होगा कि आप इंक का एक कतरा डालें पानी के अंदर, तो क्या होता है? वो कतरा खुद ब खुद जो है ना उसमें मिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब है लिक्विड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। जामे शीरी डालते हैं, जामे शीरी जो है वो उसमें मिक्स होना शुरू हो जाती है। कुछ में डिफ्यूजन तेज़ी से होती है, कुछ में स्लोअर होती है, तो बट होती है। लेकिन ये फिनोमेना जो लिक्विड शो करता है डिफ्यूजन का, ये स्लो है गैसेस की निस्बत। गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो बहुत तेज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने के बाद परफ्यूम जो है पूरे कमरे में फैल जाता है, या बहुत दूर से हमें फूलों की खुशबू आ रही होती है। तो ये जो स्प्रेडनेस है यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स की, तो हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और जो डिफ्यूजन है गैस की, वो अगर कोई ऐसी गैस है जिसका मोलर मास ज़्यादा है, तो उसकी डिफ्यूजन स्लोअर होगी, और जिसका मोलर मास कम है उसकी डिफ्यूजन जो है वो फास्टर होगी। तो गैसेस की डिफ्यूजन जो है वो मोलर मास ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। मोलर मास ऑफ गैस ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन स्लो होगी। गैस का मोलर मास जो है वो कम होगा, तो डिफ्यूजन फास्टर होगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि दो गैसेस हैं, अगर उनमें से एक गैस ऐसी है जिसकी स्मेल जो है वो दोनों की स्मेल है एक खास, ठीक हो गया। एक ऐसी गैस है जिसका मास ज़्यादा, एक ऐसी गैस है जिसका मास कम हो, तो जिसका मास कम है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी बनिस्बत उसके जिसका मास ज़्यादा है, ठीक हो गया। उसके बाद हम इफ्यूजन जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्यूजन किसे कहते हैं? कोई छोटा सा होल है, उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स निकल के दूसरे एरिया में जा रहे हैं। एक एरिया में वो बंद है, दूसरे एरिया में खुद ब खुद जा रहे हैं, लेकिन एक छोटे से होल से जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इफ्यूजन या एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद जाना। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये सॉलिड इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। सॉलिड में ये फिनोमेना नहीं होता, ठीक है। सॉलिड्स में ये फिनोमेना हम ये कह सकते हैं कि ये यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं हो सकता, ठीक हो गया। यानी ये इफ्यूजन में ये भी देखना है कि अगेंस्ट ग्रेविटी हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा है कि आप किसी कंटेनर में छोटा सा सुराख नीचे से कर देते हैं, उसमें से तो निकल आएगा, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी देखना है कि अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है। कि अगेंस्ट ग्रेविटी क्या मतलब? किसी सिलेंडर में अगर सॉलिड को बंद कर दें, तो सिलेंडर के वो जेट को ओपन करें, तो टिनी होल से वो सॉलिड के पार्टिकल्स निकल जाएंगे? नहीं हो सकता ऐसा। तो ये यहाँ पे कोई फिनोमेना ऐसा एस्केपिंग का नहीं होता। लिक्विड के अंदर भी ऐसा फिनोमेना कोई भी नहीं होता। यानी आप उसमें से लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एस्केप नहीं करवा सकते। किसी सिलेंडर में लिक्विड बंद कर दें तो उसमें से लिक्विड खुद ब खुद जो है ना वो बाहर नहीं आएगा। गैसेस में ये फिनोमेना अलबत्ता शो होता है। गैसेस जो है वो एस्केप करती हैं और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती हैं टिनी होल के ज़रिए। जैसे एक टायर को पंक्चर होता है, तो उसमें से गैस जो है खुद ब खुद क्या हो जाती है? उसमें से निकल जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल इफ्यूज़ होते हैं। अब अगेन इफ्यूजन जो है ये डिपेंड करती है मास ऑफ गैस के ऊपर। अगर मास ऑफ गैस जो है वो ज़्यादा है तो उसका इफ्यूजन जो है वो स्लोअर होगा, और अगर मास ऑफ गैस कम है तो उसका इफ्यूजन जो है वो फास्टर होगा। क्लियर? उसके बाद एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन कहते हैं फैलाव को।
कोई भी चीज़ फैले। तो यहाँ पे एक्सपेंशन, हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करें कि जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो फैलने लगे, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाए, तो हम इसको एक्सपेंशन कहते हैं। तो वॉल्यूम में इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करने लगते हैं आपस में, और उनके कोलिजन की वजह से ना हमारे पास उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा फैलाव आ जाता है। कोई भी मैटर की स्टेट है, सॉलिड भी ये प्रॉपर्टी शो करती है, उसमें भी एक्सपेंशन होता है और थर्मली एक्सपैंड करती है। आप किसी भी सॉलिड को गर्म करें तो वो थोड़ा सा फैल जाएगी। जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, तो रेलवे ट्रैक के दरमियान में जब दो ट्रैक्स को जोड़ा जाता है तो उसके दरमियान में गैप रखा जाता है, क्योंकि गर्मियों में जो सॉलिड है वो फैलता है तो वो उस गैप वो फिल हो जाता है ताकि वो लाइन टेढ़ी ना हो। अगर हम उसको फिक्स करके रखें तो क्या होता है, वहाँ पे वो लाइन जो है वो टेढ़ी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो सॉलिड है वो फैलता है। इसके बाद लिक्विड भी ये प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मरकरी है, मरकरी क्या होता है, वो उसको जैसे ही टेम्परेचर दें तो वो राइज करने लगता है, अपने वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज शो करता है, तो थर्मली एक्सपेंडेबल है वो भी, और इसको हम थर्मोमीटर में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गैसेस में ये प्रॉपर्टी बहुत अप्रिशिएबल है। आप इसको हीट करेंगे गैस को, तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर भी फैलाव देखा जाएगा, तो हम इसको एक्सपेंशन कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन कहते हैं किसी का वॉल्यूम कम करना बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप प्रेशर अप्लाई करके किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम कम करते हैं, उसके साइज़ को कम करते हैं, स्पेस जो उसने घेरी है उसको कम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जो है वो सॉलिड में कंप्रेशन नहीं हो सकता, उसके बाद लिक्विड में भी कंप्रेशन नहीं हो सकता, नेग्लिजिबल है, 0.000 इस तरह होता है, तो वो नेग्लिजिबल, उसको हम गिनती नहीं है। गैसेस अलबत्ता हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी पूरी गैस को मैं प्रेशर अप्लाई करके इस पूरे कमरे की गैस को मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिलेंडर में भी बंद कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरम्यान में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और उस स्पेस की वजह से हम उनको कंप्रेस करके जो है ना वो एक बिल्कुल छोटे से सिलेंडर में भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। एवेपोरेशन क्या होती है? कॉन्टीन्यूसली जब कोई लिक्विड गैस फेज में चेंज होता है खुद ब खुद, तो हम इसको एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी लिक्विड है, आपने देखा होगा कि आप सड़क पे पानी खड़ा होता है, ठीक है, और पक्की सड़क है, ठीक है, उसमें से सारा पानी जो है वो ज़मीन में जज़ब नहीं हो जाता, उसमें से कुछ एवेपोरेट भी हो जाता है। या ऐसा करें कि आप गिलास ऑफ वाटर जो है वो छत पर रख दें, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे उसमें पानी नहीं होगा, तो वो पानी कहाँ गया है? ठीक हो गया, तो वो पानी एवेपोरेट हो जाता है। और एवेपोरेशन जो है ये हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, इसके लिए कोई हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, आपने कोई हीटिंग नहीं करनी, खुद ब खुद किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ना जो लिक्विड है वो किस में चेंज होगा? गैस फेज में चेंज होगा। और सरफेस ऑफ लिक्विड जो होती है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है, इस सरफेस के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं एवेपोरेशन के अंदर और एवेपोरेशन होती है। तो इसका मतलब है ये एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे होगा। अगर हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास लिक्विड है, लेट्स से लिक्विड है, तो ये जो बल्क वाले मॉलिक्यूल हैं, ये जो बल्क का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा एवेपोरेशन के अंदर। जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ना, सरफेस का मॉलिक्यूल, ये एवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, और वो जो एनर्जी है एब्जॉर्ब करने के बाद ये एवेपोरेट कर जाएगा, तो हम इसको कहेंगे एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। क्यों होती है कूलिंग? इसकी रीज़न हम जान लेते हैं। हमारे पास लेट से ये सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मौजूद हैं। इस मॉलिक्यूल के नीचे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मौजूद होंगे, क्लियर, या नीचे कोई सरफेस है, ठीक है। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, ये वाली जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इस लेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और इस लेयर का टेम्परेचर हाई हो जाने के बाद जब ये एवापोरेट करते हैं तो नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर क्या होता है? नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर लो होता है, तो आपको नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर जो है वो फील होता है। हम इस वजह से कहते हैं सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर काजेस कूलिंग, यानी हमारे पास जो सडन डिक्रीज है, ठीक है, जैसे ही सरफेस के मॉलिक्यूल लीव करेंगे, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है, तो
सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर आएगा और ये डिक्रीज इन टेम्परेचर हमें कूल फील कराएगा, इससे कूलिंग होगी। उसके बाद ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आपको पता है एनर्जी जो है वो ये मॉलिक्यूल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये एवेपोरेट करते हैं। एवेपोरेट करने के बाद इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो हम इसके लिए जो इंथाल्पी चेंज है, इंथाल्पी कहते हैं हीट का मेजरमेंट, हीट के मेजरमेंट को इंथाल्पी कहते हैं। तो एवेपोरेशन के लिए इंथाल्पी होगी वो प्लस होगी, प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक होगी, हीट ऐड होगी इसके अंदर, तो इसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कह देते हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो इसको कौन कौन से इफेक्ट करते हैं एवेपोरेशन को। एवेपोरेशन में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है, रेट ऑफ एवेपोरेशन वो सरफेस एरिया के बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। सो आप सरफेस एरिया बढ़ा दें तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम कर दें तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाएगा। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो चाय आपने कप में डाली होती है उसको जैसे पिर्ची में डालते हैं तो क्या होता है, वो पिर्ची में ठंडी हो जाती है लेकिन कप में ठंडी नहीं होती, क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया है, वो जो सरकमफेरेंस है वो कम है, और जो पिर्ची आप इस्तेमाल करते हैं, सॉसर जिसको आप कहते हो, तो वो सॉसर का जो सरफेस एरिया वो क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे कूलिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो मतलब हमारे पास जो चाय है वो सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से जो है वो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर के कम करने से रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? यानी हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन किससे बढ़ता है, टेम्परेचर से बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमारे पास जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो टेम्परेचर के कम होने से कम हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, ये टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर है, क्योंकि हम हीट तो कर नहीं रहे, हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हम हीटिंग नहीं कर रहे इसके अंदर। तो समर और विंटर की बात हो रही है कि गर्मियों में रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होता है और सर्दियों में रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो स्लो होता है। और वो क्यों स्लो होता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर अप होता है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी अप हो जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड। हमेशा जब भी नेचर ऑफ लिक्विड की बात होगी तो दो बातें आपके सामने आएंगी, पोलर लिक्विड्स, नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड वो होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, और नॉन पोलर लिक्विड्स वो होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीकर होती हैं। तो अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुदा होने के लिए ज़्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। उन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उनमें एवेपोरेशन स्लो होगी। और जिनमें ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, तो इनमें रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा। तो इसमें आप पेट्रोल जो है वो देख सकते हैं कि पेट्रोल जो है एक तरफ पेट्रोल ले लें एक बाउल में और एक तरफ जो है वो पानी ले लें, तो दोनों में से पेट्रोल जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है और वाटर क्या है, वो पोलर है। उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम जब हमें स्वेटिंग होती है, यानी हम जब पसीना आता है, तो पसीना आने के बाद हमारे पास जो है वो उसका हमें क्यों ठंडक महसूस होती है, तो उसकी यही भी वजह आप लिखेंगे, सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। सरफेस वाले मॉलिक्यूल लीव करेंगे। तो अब इसी से मिला जुला और एक क्वेश्चन है कि हाउ एवेपोरेशन रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, कि एवेपोरेशन कैसे पार्टिसिपेट करती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट, थर्मो रेगुलेशन करने में हमारी बॉडी। तो एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन कैसे होती है, आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग यानी परस्पायरेशन, और उस दौरान में एवेपोरेट होता है वाटर, वो जो सॉल्ट वाटर होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, और एवेपोरेट होने के बाद हमें कूल फील होता है, और हम जब नहा के निकलते तभी हमें जो है ना वो कूल फील होता है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वाई वाटर की कूल इन अर्थनवेयर वेसल, मट्टी के बर्तनों में, अर्थनवेयर वेसल कहते हैं मट्टी के बर्तन, मट्टी के बर्तन। जो मट्टी के बर्तन होते हैं उनमें जो हमारे पास पानी है वो क्यों ठंडा रहता है, तो मट्टी के बर्तनों में पोर्स होते हैं, मट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें पोर्स होते हैं, तो उनमें जो भी लिक्विड आप पुट करते हैं तो वो उन पोर्स से होता होता सरफेस पे आ जाता है। तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी हम मट्टी का घड़ा रखते हैं तो वो क्या होता है,
यानी कोई भी मिट्टी का मट रख दें या कुछ भी, तो उसकी साइडें गीली होती हैं, उसकी जगह गीली होती है जहाँ पे हमने उसको रखा होता है। तो वो क्यों, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरस होता है, तो उनमें जो लिक्विड उसमें पुट करते हैं वो लिक्विड सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस पे जैसे ही वो एवेपोरेट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, वो जो हमारे पास अपरेटस है, यानी सॉरी वो जो बर्तन है वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। उसके ठंडा होने के अंदर उसकी वजह से उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद है वो भी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वेपर प्रेशर आ जाता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, जितने वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ये वेपर कब वेपर प्रेशर हम इसको कहेंगे, जब पहले इस सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, इसका ढक्कन ओपन कर दो तो ये ओपन सिस्टम हो जाएगा। इसका ढक्कन मैंने जो है ना क्लोज किया होता है कि क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड में से एवेपोरेशन हो रही है, कुछ वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते। तो वो बाहर नहीं जाने की वजह से वो फिर वापस आते हैं और रिकैप्चर हो जाते हैं, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास दो तरह का फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, एवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। यानी आप इसको, यानी कि रिवर्स ऑफ एवेपोरेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये भी कंडेंसेशन की डेफिनेशन भी यहाँ से हमें मिल गई। तो क्या होता है कि दोनों के रेट चल रहा होता है, यानी एवेपोरेशन भी हो रही थी, कंडेंसेशन भी हो रही थी। एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं लेकिन इक्वल रेट पे होते हैं। जितनी एवेपोरेशन होती है उतनी कंडेंसेशन होती है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है और उस वक्त रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों चल रहे होते हैं लेकिन बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस सूरत हाल के अंदर जब ये वेपर्स जितने भी हैं इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, जितने वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। अब वेपर प्रेशर के ऊपर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं, टेम्परेचर असरअंदाज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ेगी, एवेपोरेशन बढ़ने से जो है वो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये हमारे पास वेपर प्रेशर जो होता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड की तरफ से होता है तो इस वजह से ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जो प्रॉपर्टी यानी कि किसी मैटर से ताल्लुक़ रखती हो। मैटर जब खुद से कोई जो है ना कोई सिस्टम है वो खुद से कोई चीज़ कर रहा है तो वो इंट्रिंसिक होगी, लेकिन हम सिस्टम के ऊपर कोई चीज़ करेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक होगी, यानी वो बैरूनी और अंदरूनी की बात है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इसको हम कहते हैं। तो उसमें नेचर ऑफ लिक्विड जो है ये हम फिर डिस्कस करते हैं कि पोलर लिक्विड जो होते हैं उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं तो उनके लो वेपर प्रेशर होते हैं। हम इसको एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी ख़ास टेम्परेचर पे उनके जो वेपर प्रेशर होंगे वो क्या होंगे, लो होंगे। और ये भी एट पार्टिकुलर टेम्परेचर है। जिस टेम्परेचर पे आपने ऊपर वाला नोट करना है उसी टेम्परेचर पे आपने नीचे वाला नोट करना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यानी कि हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो वेपर प्रेशर से ही जुड़ा। अगर वेपर प्रेशर आपको समझ आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हम कहते हैं ऐसा टाइम, ठीक हो क्या, जिस वक्त हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं और हीट करते करते हम उसका वेपर प्रेशर बढ़ा के इतना बढ़ा देते हैं कि वो एक्सटर्नल प्रेशर, यानी उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उस लिक्विड के ऊपर एक हवा का दबाव हो सकता है। हवा का दबाव ये कि जब वो बर्तन खुला है और अगर बर्तन बंद है तो उसके ऊपर ढक्कन का जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर वेपर्स का प्रेशर हो जाए तो उस सूरत हाल के अंदर टेम्परेचर अगर नोट करें उस लिक्विड का, उस वक्त जितना टेम्परेचर उस लिक्विड का होगा वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एनी एक्सटर्नल प्रेशर, कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर है उस एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर इसमें अब ये जो एक्सटर्नल हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, हम लगाते हैं या नेचुरली एक जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वो लग रहा है। तो दोनों सूरतों में ये एक्सट्रिंसिक है और जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या है, इंट्रिंसिक है।
तो अब इसमें क्या, एक्सटर्नल प्रेशर दो तरह से हो सकता है। अगर आपका बर्तन खुला है, उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, तो उसके ऊपर हवा का दबाव होगा, और हवा का दबाव को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हवा का दबाव जो ऊपर से लग रहा है। और अगर हमने ढक्कन रखा हुआ है तो वो ढक्कन का जो प्रेशर होगा उसको हम क्लोज कंटेनर की सूरत में देखेंगे, और वो एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ लिड हो सकता है, या कोई भी आपने ऊपर से कोई कवर करके रखा हुआ था, वो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सट्रिंसिक होता है, और वेपर प्रेशर जो लिक्विड एक्सर्ट करते हैं वो क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है। तो बॉइलिंग के अंदर आपको हीटिंग करना पड़ती है, आपको वेपर प्रेशर को पहुंचाना होता है उस प्रेशर तक जो एक्सटर्नल प्रेशर है। अब एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सॉरी फैक्टर्स जो हम इसको फैक्टर्स जो असरअंदाज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, वो हम डिस्कस करने लगे। एक्सटर्नल प्रेशर ही इसका फैक्टर है जो इसको असरअंदाज करता है। एक्सटर्नल प्रेशर में यानी कि क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आप ऊपर वाला दबाव बढ़ा दें, नीचे से बॉइलिंग पॉइंट यानी ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा उन मालिक्यूल्स का वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। हमने वेपर प्रेशर अब ज़्यादा करने, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर बढ़ गया तो नीचे वाला मालिक्यूल्स भी प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाएंगे। तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट यानी ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा लिक्विड को वेपर प्रेशर गेन करने में। तो इसमें दो बातें हैं कि वेपर प्रेशर सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए तो उस वक्त क्या होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त क्या होगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कैसे, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी होती है वहाँ पे 323 टॉर होता है। वैसे नॉर्मली 780 टॉर होता है प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो चोटी होती है पहाड़ की, उसके ऊपर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है 323 टॉर होता है। तो उस वक्त जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना होगा, 69 डिग्री सेल्सियस। और जब मरी की पहाड़ियों में हम जाए तो उस वक्त जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 700 टॉर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का वो कितना होगा, 98 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मली जो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 760 टॉर होता है। तो वाटर किस पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी हम ज़मीन पे रह रहे हैं ना, तो वाटर जो है वो बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी सी ऊंचाई पे गया देखो 98 हो गया, और ऊंचाई पे गया 79 हो गया। ऊंचाई पे हो क्या रहा है, ऊंचाई पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है, वो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी कम हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन, इस प्रोसेस की एप्लीकेशन क्या है। इस प्रोसेस की एप्लीकेशन है कि हम दो काम कर सकते हैं कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंक्रीज है वो कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल डिक्रीज भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट में कैसे करेंगे, हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जैसे हम प्रेशर कुकर में करते हैं। तो प्रेशर कुकर में ढक्कन को हमने क्या होता है, टाइटली बंद किया होता है, और उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं उनको निकलने नहीं देते, और वो वेपर्स निकलने के लिए वो जो बीच में एक पाइप होता है उसके ऊपर हमने एक मैश रखा होता है, वो एक स्पेशल मैश होता है जो कि ख़ास किस्म का प्रेशर उसके अंदर जो गैस होती है उसके ऊपर एक्सर्ट करता है। तो उस प्रेशर एडजस्टमेंट से जो अंदर लिक्विड है वो लिक्विड हाई टेम्परेचर पे जो है वो बॉयल होता है, यानी नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उस कंटेनर के अंदर वो हो सकता है 120 पे बॉयल हो रहा हो। तो तब उसका प्रेशर जो है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया है, तो अब उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगता है उससे निकलने के लिए, तो हम उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल डिक्रीज भी हो सकता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट को आप कम करके जो है वो कोई जो है ना काम कर सकते हो। जैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो यही काम हम वैक्यूम डिस्टिलेशन में करते हैं। हमने डिस्टिलेशन में क्या करना, डिस्टिलेशन क्या होती है, हम किसी भी लिक्विड को बॉयल करके वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, देन कंडेंस करते हैं उसको। तो कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होते हैं, और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो कोई और चीज़ बना देते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, थर्मली अनस्टेबल लिक्विड। जो डिकम्पोज हो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो थर्मली अनस्टेबल लिक्विड होते हैं, और इसी की ही एक मिसाल जो है वो हमारे पास है, क्या है, ग्लिसरीन। अभी एक जो ग्लिसरीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली 290 होता है, तो हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ग्लिसरीन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो हम फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट को वैक्यूम डिस्टिलेशन यानी वैक्यूम क्रिएट करके एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं, और एक्सटर्नल प्रेशर कम करने के बाद वो जो प्रेशर है वो 760 से 50 टॉर कर देते हैं, यानी अबाउट वैक्यूम
वैक्यूम कर देते हैं और उस वक्त इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 से कितना आ जाता है, 210 पे आ जाता है। तो इस वक्त जब हम इसको बॉयल करते हैं तो ये बॉयल हो जाता है, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती। तो ग्लिसरीन को हम इस तरीके से जो है वो क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी इसकी नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं हो सकती, हम इसकी वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। तो उसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड पे आ जाते हैं। तो हमारे पास पोलर लिक्विड्स जो होते हैं, उन पोलर लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे नॉर्मली। और जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनके वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। पेट्रोल और उसका देख लो, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 30 से 40 की रेंज में है। और जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो हमारे पास वाटर है उसका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक में एक नॉन पोलर है, एक पोलर है, तो उसमें अंदाज़ा लगा लें आप। एक्सटेंट कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा या कम होना। किसी में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों पोलर लिक्विड्स में होंगी, लेकिन एक पोलर लिक्विड ऐसा होगा जिसमें ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर है, और एक में वीकर है। तो हम इसमें जो है ना वो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, दोनों ही पोलर होंगे। तो जिसमें एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल का क्या है, 78। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एथेनॉल में पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस वजह से जो हमारे पास बॉइलिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट किस में ज़्यादा है, वो वाटर में ज़्यादा है। तो वाटर में ज़्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।